Absolutely, God absolutely. bless. Before we go to Dr. Anand Kawade sir, let me also talk about couple of things. देखिए, आपने काफी सारे वीडियोस देख रहे होंगे आप। ये र्यूमर्स बहुत गलत चीज होती है, इससे डर पैदा होता है, इससे गलत काम होते हैं हमसे। तो देर इज अ प्रॉपर प्रोसेस, और देर इज अ एक सोर्स जो होती है, उस अच्छे सोर्स से आप इंफॉर्मेशन लेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जिससे भारत सरकार की वेबसाइट है, आरोग्य सेतु करके एप्लीकेशन भी है उनका, तो उस पे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आती है। और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है, मेरा आपसे जिक्र रहेगा कि आप उसे अवॉइड करें। व्हाट्सएप के जरिए कुछ भी आता है तो उसे 2 बार टटोल के देखना है कि ये बात सही है क्या। फिर मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप आरोग्य सेतु और जो सरकार की जो वेबसाइट्स है, एप्लीकेशंस है, उस पे जाके चेक कीजिए। कोई हॉस्पिटल की इंफॉर्मेशन पे जाके चेक कीजिए, बट व्हाट्सएप पे ज्यादा भरोसा नहीं कीजिए। वो सनसनीखेज इंफॉर्मेशन डालते हैं ताकि सब लोग पढ़े उसे, और काफी उसमें लोग होते हैं जो कोई अच्छी बातें भी सुनने मिलती हैं और उसमें कुछ अच्छी बातें भी नहीं मिलती है सुनने। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप र्यूमर से दूर रहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि एक्सरसाइज एंड कीपिंग योर सेल्फ एक्टिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आप कहेंगे कि मैं तो घर में हूं, मैं क्या करूं। मैं तो कहता हूं कि आप पैरिया चढ़िए घर के अंदर में, आप चलते रहिए घर में। जैसे वॉक कहते हैं घर के, मतलब आप खाना खाने के बाद में घर में कभी वॉक करते होगे, वो वॉक कीजिए। नीचे पैरिया उतरिए, आप मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में रहते हो तो नीचे पैरिया उतरिए, ऊपर चले जाइए। देर आर सो मेनी डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। मुझे ये कहना है, फिजिकली एक्टिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर वन। नंबर टू, योगा एक्सरसाइजेस, काफी सारी योगा की एक्सरसाइजेस है आपके उम्र के हिसाब से और आपके बीमारी के हिसाब से जो योग्य है, वो टाइप की एक योगा एक्सरसाइज आप ढूंढिए। और कोई योगा टीचर मिलेगा तो उनसे सोचिए, उनसे बात कीजिए, नहीं तो डॉक्टर लोगों से बात कीजिए। और वो योगा एक्सरसाइज आप कंटिन्यूअसली करते रहिए। और उसमें कपालभाति जो है और अनुलोम विलोम है, ये सब रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। तो इस बारे में भी डॉक्टर मैथ्यू और डॉक्टर कावड़े दोनों भी बताएंगे आपको थोड़ा, जो भी मतलब इम्पोर्टेंट है वो चीजें बताएंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो विटामिन डी और जिंक। ये विटामिन डी आपने अपना बढ़ा लेना है, नॉर्मल डोज कम से कम लाना है। आप विटामिन डी डेफिशिएंट होगे तो आपको ज्यादा डोज लेनी है। आप विटामिन डी नॉर्मल डोज, नॉर्मल होगा आपका ब्लड लेवल, तो उसके लिए आपको रेगुलर विटामिन डी लेनी है और जिंक की गोलियां खानी है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे और एक चीज का अनुरोध करूंगा कि आप अवे फ्रॉम ये बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन आजकल लोग बेचना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं। आप ये सब चीजों से दूर रहिए, अपने डॉक्टर से पूछिए कि कौन सी चीज योग्य है और उस हिसाब से कीजिए। आपकी क्या राय है डॉक्टर मैथ्यू? सर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि योगासना और बाकी के जो एक्सरसाइजेस हैं, दीज हैव टू बी डन। बट व्हाट आई फील इज, आपको जो सप्लीमेंट्स लेने हैं वो कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आप अपना बराबर बैलेंस डाइट खा रहे हैं तो दैट शुड बी गुड इनफ। अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है तो वो बेस मिनिमम पे चले जाए। जितना हो सके कोई भी व्यसन नहीं करे तो बेहतर है। दैट्स समथिंग दैट विल बी इम्पोर्टेंट। दूसरा चीज जो हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा टर्मरिक, बहुत ज्यादा गार्लिक और बहुत ज्यादा जिंजर, ये सब यूज करते करते बैठे हैं लोग। ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपके नॉर्मल इंडियन फूड में जनरली जिंजर, गार्लिक ये सब पड़ता ही है। सो दैट इज गुड इनफ टू प्रोटेक्ट यू। हाँ हाँ So हाँ जी। I think that is what is required. आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की या अलग चीज करने की जरूरत नहीं है। What you have to do is exercise on a regular basis, eat unhealthy balanced diet. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर आप सप्लीमेंट कुछ ले सकते हैं in the form of vitamins. If you are a non-vegetarian, you any which ways get it from your diet. तो हाँ जी। I think that's all that is required, sir. प्रकाश हेड़ा सर, डॉक्टर जी प्रकाश हेड़ा। हाँ, हाँ जी। बहुत बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत महत्वपूर्ण और रोज के आज के जीवन में योग्य बातें इतनी सरलता से, इतने अच्छे तरीके से आप लोगों ने बताई। वैसे जो समय की ये थी वो सभी ने बोला है कि नहीं, इसे चलने दो क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन है। और मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई सबकी इसमें सहमति है।
जो अपने हैंड वॉशिंग है, मास्क कैसा लगाना है, तो हमारे एक समाज की जिम्मेदारी बनती है इसमें। मतलब जो आपने बातें कही है वो तो हम यहाँ से लेके जाएंगे ही, मगर अगर बाकी लोगों को शिक्षित करना है तो इसके हैंडबिल बना के हम जहां वहां उसको लगाएं, जहां जहां हाथ धोने की जगह है वहां लगाएं, जहां से एंट्री पॉइंट होते हैं इंस्टीट्यूट के उसमें मास्क किस तरह से पहन के आप अंदर जाएं वो उनको बताएं, तो शायद इसमें एक और एडिशनल पॉइंट हो सकता है। बाकी कई चीजें आप लोगों ने कवर की है और मुझे लगता है कि बात इतनी अच्छी है कि उस बात को उस हर्ष के माहौल में और इतने अच्छे इंफॉर्मेटिव सेशन में मैं आनंद के साथ आनंद जी को बुलाता हूं, जिन्होंने वैक्सीनेशन पे और वैक्सीन पे बहुत बड़ा काम किया है। उनको सुनने के बाद में मैं हिज एक्सलेंसी की थोड़ी टिप्पणी सुनने का चाहूंगा। मैं अपनी भी टिप्पणी दूंगा और समय जिस हिसाब से हमको इजाजत देगा उस हिसाब से दूसरे प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, या नहीं तो हम डॉक्टर्स जो 4 है आज यहाँ 5 लोग, हिज एक्सेलेंसी भी डॉक्टर है, हम आपके लिए हरदम जरूर आपके लिए तैयार रहेंगे और आपके सब इसका प्रश्नों का शंकाओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो इन शब्दों के साथ मुझे लगता है आनंद जी को मैं अभी बुलाता हूं, उनको विनती करता हूं कि आप अपना वक्तव्य बताएं। आनंद जी ने बड़े अच्छे अच्छे वैक्सीन में निकालने में योगदान दिया है। आप जब से पुणे से आते हैं और पुणे में जो अच्छे हॉस्पिटल्स है उन सभी से संबंधित है और बड़े कमिटेड डॉक्टर हैं, तो उनसे ज्यादा बात नहीं करते हुए उनकी ज्यादा स्तुति करने के पहले आप समझ पाएंगे कि वो कितने स्तुति योग्य है और कितने स्तुति लायक है। तो इसलिए आप उन्हें समझे, उन्हें जाने, उसके बाद अपना मन बनाए। तो डॉक्टर आनंद जी, आपका स्वागत है। आपको सुनने के लिए हम सभी लोग बिल्कुल तैयार हैं। कृपया आप अपना संबोधन करें। डॉक्टर आनंद जी, आप म्यूटेड हो। सारदा जी, कैन यू काइंडली अनम्यूट हिम? आनंद जी को अनम्यूट करना योग्य नहीं है। आनंद जी टेक्नोलॉजी के प्रॉब्लम तो थोड़ा बहुत है। आनंद जी, आप सुन पा रहे हैं? कैन यू हियर मी? सारदा जी जरूर जरूर। हाँ जी, Yes, sir, we can थैंक hear यू you. वेरी मच। नमस्कार जी आनंद जी। नमस्कार। सभी महानुभावों का मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय हिज एक्सेलेंसी विनोद पाल वीरेंद्र पॉल जी सर और डॉक्टर प्रकाश हेड़ा जी सर, मेरे प्यारे मित्र शशांक जी एंड अनिता जी और आप सभी मान्यवर गण, इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि ये एक मिनट, वो जो स्क्रीन पे है वो स्लाइड अभी ये कर दें। हाँ, वो अगर बंद किया तो फिर आई कैन शेयर माय स्लाइड। हाँ, वो स्लाइड मिटा दें आप वो स्क्रीन से और डॉक्टर आनंद जी को अपनी स्लाइड्स या नाउ आई कैन शेयर माय स्लाइड। ओके, बड़ा अच्छा लग रहा है। कैन यू शेयर मी? कैन यू सी द स्लाइड्स? हाँ जी, ग्रेट, थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था कि आप तो यहाँ पे आके मुझे सच में बहुत खुशी मिल रही है, आनंद हो रहा है। और जैसे भी मैंने प्रकाश सर से बात की तो मुझे बहुत ही अपनापन लगा, घरेलूपन लगा और मैं बहुत खुश हूँ कि आज ये मौका मुझे मिला है। और जो बात शशांक जी ने और प्रकाश जी ने कहा है, तो आप इतना उसमें जान लो कि वो जो बात करते हैं मेरे बारे में, उसमें उनका प्यार बहुत ज्यादा है, ना कि मेरा काम। तो इतना मैं कह के आपको पास आऊंगा। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कोविड वैक्सीन की कहानी सुनाने आ रहा हूँ।
मैं को आपसे ज़्यादा साइंटिफिक बात नहीं करूँगा, प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा और एक कहानी बताऊँगा कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है, ताकि इसके बारे में जो जो गलतफहमियां अफवाहें है वो आपके दिमाग में से निकलने के लिए, और जो भी आप सुनते हो उसमें उसको आपको मदद मिले। सो नेक्स्ट स्लाइड, जस्ट नो सॉरी। तो ये वैक्सीन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये कोविड वैक्सीन, जैसे अनीता ने बताया बहुत अच्छे से क्या होता है कोरोना का इन्फेक्शन, कोविड का इन्फेक्शन। तो ये वैक्सीन, उसके बारे में आपको मैं कहानी सुनाऊंगा। तो ये क्या होता है, सबसे पहले ये बताऊंगा कि वैक्सीन ये क्या होता है। किसी भी बीमारी को बचाव के लिए वैक्सीन बनाया जाता है। तो वैक्सीन एक किस्म का बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या होता है वैक्सीन में कि जो जंतु है या फिर जो जर्म है जिसके वजह से ये बीमारी फैलती है, तो उस जर्म का कोई पार्ट जो वीक किया जाता है, या पार्ट जो अलग अलग उसके जो किस्म के पार्ट होते हैं, तो उससे वो वैक्सीन बनाया जाता है कि ताकि वो वैक्सीन देने के बाद आपको वो बीमारी नहीं होती है, लेकिन बीमारी के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन मिलता है, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं या प्रतिकार क्षमता कहते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल प्रिवेंटिव मेजर है। जितने भी मेडिसिन की हिस्ट्री में प्रिवेंटिव मेजर्स माने गए, उसमें से सबसे पावरफुल प्रिवेंटिव मेजर्स कौन सा है, तो वो है वैक्सीन। आपने देखा है कि बिकॉज ऑफ वैक्सीन हम लोग स्मॉल पॉक्स जैसे बीमारी को हम लोग इरेडिकेट कर चुके हैं, अभी पोलियो इरेडिकेशन कर चुके हैं, अभी और बाकी सारी जो बीमारियां, जो बच्चों की जो बीमारियां थी, जैसे डिप्थेरिया था, टिटेनस था, निमोनिया था, ये डायरिया था, ये काफी सारी बीमारियां हम लोग इतना कंट्रोल कर चुके हैं। और ये दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द वैक्सीन। तो वैक्सीन एक बहुत पावरफुल बचाव का एक साधन मेडिसिन का है। तो और उसका बहुत सिंपल है कि जो जर्म से बनता है, तो जर्म को हम लोग इतना वीक कर देते हैं उसमें कि उसकी रोग निर्माण करने की जो क्षमता है वो बहुत नष्ट हो जाती है, लेकिन उसमें जो एंटीजन, उसका पार्ट बचा, अंश बचा रहता है, उससे हम लोगों को प्रतिकार क्षमता मिलती है। तो ये बहुत सिंपल उसका कॉन्सेप्ट है वैक्सीन का। अब देखिए, ये बात आप लोग पूरी अच्छे से समझ ली कि वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, इसलिए हर वैक्सीन के साथ कुछ ना कुछ स्मॉल थोड़ा सा रिएक्शन होता है आपके बॉडी का। अगर आप उसको कंपेयर करें कि आप विटामिन का इंजेक्शन या एंटीबायोटिक का इंजेक्शन के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे, तो यूजुअली आपको विटामिन के इंजेक्शन के बाद में कुछ होता नहीं है, 5 मिनट में आपको दर्द होगा, दैट्स ऑल। लेकिन वैक्सीन के साथ ऐसा नहीं होता है। आपको 1-2 दिन बुखार आ सकता है, वहाँ पे दर्द हो सकता है, आपको सर दर्द हो सकता है, या आपको शरीर में, बदन में दर्द हो सकता है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, और ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जब आपके शरीर में जाता है तो आपका बॉडी इनिशियली उसको रिएक्ट करता है। लेकिन ये सिर्फ उतना ही पार्ट है। आप ध्यान में रखिए कि इसका आपके शरीर में जो आगे चल के प्रतिकार क्षमता बनने वाली है उससे कोई संबंध है नहीं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको सपोज, मुझे ये वैक्सीन लेने के बाद कुछ नहीं हुआ और किसी और को वैक्सीन लेने के बाद बुखार आया, उसका सर दर्द हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मुझ में प्रतिकार शक्ति बिल्कुल नहीं बनेगी और उसमें बुखार आया तो बहुत अच्छी बन जाएगी, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ इनिशियल रिएक्शंस बॉडी का होता है बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ये बहुत ध्यान में रखिए, क्योंकि इसके वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन होता है और हम लोग उसका वैक्सीन लेने को मना कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये बात बहुत जरूरी है, समझ लेना है कि उसके वजह से आपको कुछ 1-2 दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए आपको कुछ थोड़ा बहुत सिम्टम होने वाला है। अब ये किसको लगता है वैक्सीन, ये बड़ी बात है कि एक तो टारगेट पॉपुलेशन, जैसे हमने देखा कि आप जैसे चालू कर दिया हमने कोविड का वैक्सीनेशन, तो जैसे
जो पहले हेल्थ वर्कर है कि जिनको सबसे ज्यादा रिस्क है उनको चालू कर दिया। फिर जो जो पॉपुलेशन है कि जिनको आगे जो डिसीज है जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ओबेसिटी हो गया, उनको चालू कर दिया। फिर और आगे जाके जो लोग ज्यादा घूमते हैं फिरते, रिस्क ज्यादा है, और ये सब आगे जाके और फिर उसको हम लोग जैसे सबको बोलते हैं तो उसको कहते हैं यूनिवर्सल वैक्सीनेशन। तो ये एक तरीका होता है वैक्सीनेशन देने का, मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम का एक तरीका होता है कि कहाँ उसको ज्यादा रिस्क है उनको देना है और आगे चल के आपको बढ़ाना है। तो ये मोटी मोटी चीजें वैक्सीन के बारे में मैं आपको बताया। ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, इससे इन्फेक्शन नहीं होता है, इससे क्या बनता है, शरीर में प्रतिकार शक्ति बनती है। अब हम लोग कोविड वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ इसका क्या बैकग्राउंड है। देखिए दिसंबर 19 में ये चाइना में आपको कोविड के केसेस मिले। जनवरी एंड में WHO ने वो पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद फेब्रुआरी से ही सबने वैक्सीन डेवलपमेंट चालू कर दिया, और उसके बाद मार्च में क्लिनिकल ट्रायल चालू हो गया, और सब लोगों का एक तरह से उसके तरफ बहुत जोरों शोरों से उसके प्रयत्न चालू हुए। अब ये मैं आपको ये स्टोरी इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपने सुना भी होगा कि जैसे कोई भी वैक्सीन बनने के लिए 5 साल 10 साल लगते हैं, जैसे और कुछ जैसे बीमारियां जैसे एड्स बीमारी है या मलेरिया बीमारी है, अभी तक अच्छा वैक्सीन नहीं बना हुआ है। तो ये इतनी जल्दी कैसे बन गया, और अगर जल्दी बन गया है तो इसमें कुछ कमतरताएं है, बहुत जल्दी जल्दी में तो हमने नहीं बना दिया। तो वो इसलिए मैं आपको ये थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहूंगा कि ये कैसे बन गया और इतनी जल्दी क्यों बन गया, राइट। तो ये चालू हो गया बहुत जल्दी, और उसके बाद ये क्यों बना, इतना जल्दी क्यों बना। ये इतना जल्दी इसलिए बना कि ये अपने पूरे मनुष्य के हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं ऐसा चीज यहाँ पे हुआ है कि समाज का, देश का, दुनिया का हर कोई सेक्शन इसमें शामिल है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम एज ए डॉक्टर शामिल है, एज ए साइंटिस्ट शामिल है, इसमें आप लोग भी शामिल हो। ये कैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ये जो मैंने लिखे मोटे तौर से लिखे कि इनका ये एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है। तो सबसे पहले पार्टिसिपेशन एक्टिवली किसका इम्पोर्टेंट था, तो कम्युनिटी का, समाज का, पॉपुलेशन का। ये कैसे, तो देखिए बहुत बहुत रैपिडली आपके तरफ कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना की डेथ्स हो रही है, और उतनी ही तीव्रता से वैक्सीन की डिमांड आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो कि अगर किसी की डिमांड नहीं आती तो कोई चीज बनाता नहीं है, जब तक डिमांड नहीं आएगी कोई बनाएगा नहीं। और ये डिमांड बहुत स्पीडली, बहुत स्ट्रांगली, बहुत एग्रेसिवली पब्लिक की तरफ से आई। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये डिमांड किसी एक संस्था ने या किसी ने नहीं किया, ये पब्लिक की डिमांड आई है कि हमें वैक्सीन चाहिए बहुत जल्दी में। तो एज ए कम्युनिटी, एज ए पॉपुलेशन, इसमें हमारा सबका योगदान ये बहुत बहुत बड़ा है कि हमने ये डिमांड किया। जो भी वैक्सीन बनाते हैं, साइंटिस्ट है, मैन्युफैक्चरर है, एकेडमिया है, गवर्नमेंट है, उनको हमने बोला कि नहीं हमें वैक्सीन चाहिए। तो ये रोल अपना बहुत बड़ा है। और उसका दूसरा पार्ट भी ये है क्योंकि आपको मालूम है कि जब हम लोग कोई वैक्सीन बनाते हैं, कोई भी दवाइयाँ बनाते हैं, तो जब टेस्टिंग का उसका सवाल आता है, जिसको ह्यूमन टेस्टिंग बोलते हैं या हम लोग क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं, तो वो क्लिनिकल ट्रायल के लिए हम एज ए कॉमन मैन उसके लिए रेडी थे। जैसे हम लोगों ने किया, अभी भी कर रहे हैं कोविड के वैक्सीन। ये आज तक मैं ऑलमोस्ट 10 12 15 साल से मैं क्लिनिकल ट्रायल कर रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोग आपके तरफ कतार लगा के खड़े हुए हैं ट्रायल में पार्टिसिपेट होने के लिए कि हमें आपके ट्रायल में आना है, हमें इंजेक्शन दीजिए और ट्रायल में शामिल कर दीजिए। तो ये पार्टिसिपेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या हो गया कि एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट था, गवर्नमेंट, आपको मालूम है सभी गवर्नमेंट ने इसमें बहुत एक्टिवली रैपिडली काम किया, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें पैसा आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए उसको $1 बिलियन गेम कहता हूँ, क्योंकि $1 बिलियन उसमें आ गए।
और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि किसी भी चीज बनने के लिए उसका जो बनाने के लिए जो पैसा लगता है वो होना बहुत जरूरी है। वो अगर नहीं हुआ तो आपका प्रोसेस जल्दी नहीं होता है, आप सबको मालूम है, आपने कभी देखा भी है। तो ये जो दो चीजें हैं, डिमांड और मनी, उसमें होना, इसका मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी और एक सुनाता हूँ। और वो इसलिए सुनाता हूँ कि ये आपके अफ्रीका कंटिनेंट का ही एग्जाम्पल है और मैं उससे काफी नजदीक से जुड़ा हूँ, मैंने किया हुआ है। आपको मालूम है अफ्रीका में सब सहारन बेल्ट जो है, जो कंट्रीज है जैसे सेनेगल से लेकर इथोपिया तक, उसको आप मेनिंजाइटिक बेल्ट कहते हैं। कि वो कंट्रीज में हर साल मेनिंजाइटिस यानी दिमाग की जो सूजन आना हो, उसके जो बीमारी है जिसे मेनिंगोकोकल ए नाम के जर्म से होती है, जंतु से होती है, तो हर साल वहां पे एपिडेमिक आता है और हजारों बच्चे बूढ़े सब लोग मरते हैं। और जो जिंदा होते हैं उनको काफी सारा पैरालिसिस है, अंधे हो गए हैं। अब ऑल दिस कंट्रीज, ये जो सब जो कंट्री थे वो काफी पुअर थे। वैक्सीन था, राइट, मल्टीनेशनल कंपनी का वैक्सीन था, लेकिन वैक्सीन महंगा था और ये पुअर कंट्री जो थे वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बताया पुअर कंट्रीज का, जब WHO और पाथ करके जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके जब मीटिंग हुई तो उन्होंने बताया कि हम लोग इसका सिर्फ एक 50 सेंट पर डोज प्राइस ही अफोर्ड कर सकते, इसके सिवा हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। अब क्या हुआ? अब ऐसा हुआ कि इनकी डिमांड है कि हमें वैक्सीन चाहिए क्योंकि ये लाइफ सेविंग है और हम सिर्फ इतना ही पैसा दे सकते हैं। ऐसे मौके पे जो WHO है, पाथ है और गेट्स मिलिंडा फाउंडेशन है, उन्होंने साथ मिलकर एक मेनिंजाइटिस वैक्सीन प्रोग्राम बनाया और इनके लिए स्पेसिफिकली मेन एफ्रीवैक करके वैक्सीन बनाया। ये वैक्सीन के साथ मैं जुड़ा हूँ और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि ये वैक्सीन पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया। और ये क्यों बना? क्योंकि ये जब पूरे उसका, क्योंकि वैक्सीन बनना है, मैन्युफैक्चर करना है, उसका क्लिनिकल ट्रायल करना है, तो इसका खर्चा जो है वो कुल मिला के समथिंग इट इज अराउंड $70 मिलियन, $70 मिलियन उसका खर्चा था। तो ये हमारे प्रोग्राम के जो डायरेक्टर थे, वो डायरेक्टर ने जब ये पूरा प्रोग्राम बनाया और हम लोग ऐसे सोचे, तो एक सिंगल डे में ये गेट्स फाउंडेशन, WHO सब मिला के उनके पास, उनके जेब में $70 मिलियन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा होता नहीं है, कोई इतना पैसा ऐसी मदद नहीं करता है, आप स्टेप बाय स्टेप उसको मदद करता है, लेकिन ये हुआ। और एज सुन एज ही हैज $70 मिलियन इन हिज पॉकेट, क्या हो गया, उनको पूरा पूरा फ्रीडम मिल गया। और जो प्रोसेस उन्होंने चलाई वैक्सीनेशन की, क्योंकि उसमें थोड़ा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी था, क्योंकि टेक्नोलॉजी उस वक्त सीरम में नहीं था, तो उन्होंने चाइना से वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवाया और वैक्सीन 5 साल के अंदर बन गया। दिस इज वन ऑफ द हिस्ट्री इन द मैनकाइंड की वैक्सीन बहुत जल्दी बन गया। उसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि डिमांड थी और पैसा था। एग्जैक्टली वैसे यहाँ पे हुआ है। सो ऑल गवर्नमेंट्स दे आर, उन्होंने तो उसमें जो पब्लिक की डिमांड है तो उसको आप बनाइए वैक्सीन। और उसके बाद ये हुआ कि साथ में सब काफी गवर्नमेंट ने जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी उनके साथ काफी अपने कोलैबोरेशन किए कि ये वैक्सीन के साथ हमें ये कोलैबोरेशन करना है। तो इसलिए गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, एक्टिव रोल। तीसरा जो उसमें स्टेक होल्डर थे वो थे रिसर्चर एंड एकेडमिया। आप देखेंगे कि ये वैक्सीन के जो भी नाम जो आए, इसमें आपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नहीं था, ये एकेडमी का था। जैसे एस्ट्राजेनिका का वैक्सीन था ऑक्सफोर्ड का। ऐसे जो इंटरनेशनल बिग यूनिवर्सिटीज थे कि जिन यूनिवर्सिटियों में ये कोरोना वायरस और उसका जो भी वायरल वेक्टर है या फिर जो भी टाइप है, उनके ऊपर पहले से ही उनके ऊपर वो रिसर्च कर रहे हैं। तो वो रिसर्च जो कर रहे हैं
दुनिया में जो रिसर्च हो रहा था वायरल कोरोना के ऊपर और ये वैक्सीन के ऊपर, उसका एक बड़ा नॉलेज बेस वहां पे था। और ये नॉलेज बेस पूरे दुनिया में सबके लिए ओपन हो गया। ये कभी नहीं हुआ इसके पहले। यूनिवर्सिटीज एंड मैन्युफैक्चरर, इनके साथ का कोलैबोरेशन बहुत डिफिकल्ट है इतना, क्योंकि देर आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और काफी सारे उसमें इश्यू रहते हैं। लेकिन कोरोना ने क्या कर दिया, वो सब खोल दिया। तो सब लोगों ने अपना नॉलेज खोल दिया। आज भी आप जाओ, कोई भी जितने भी मेडिकल जर्नल है, पबमेड है या फिर जो भी हर एक लैंसेट है, एनईजीएम है, आप कोविड के बारे में कोई भी आप अगर साइंटिफिक लिटरेचर ढूंढते हो तो आपको फ्री में मिलेगा। ये ऐसा नहीं होता है। तो ये रिसर्च एकेडमी का बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने उनका जो नॉलेज बेस था वो पूरा खोल दिया। उसके वजह से क्या हो गया कि वहां से लोग आगे चलने लगे। नहीं तो क्या हो जाता है कि मैन्युफैक्चरर को उनका R&D पहले होता है और उसके बाद वो चलते हैं। तो ये बहुत बड़ा लिफ्ट मिल गया उनको। जैसे देखिए, आपको दिसंबर में आपके चाइना में वुहान में कोरोना के केसेस हुई, आइडेंटिफाई हुआ, और 11 जनवरी 2020 को ये जो कोरोना का वायरस था उसका पूरा जीनोम का सीक्वेंस, उसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसका पूरा सीक्वेंस वाज गिवन बाय चाइनीज सीडीसी टू अमेरिकन सीडीसी एंड WHO। 11 दिन में, ये हमारा टेक्नोलॉजी एडवांस है, ये हमारा टेक्नोलॉजी का रोल है कि तुरंत बिल्कुल। और आज भी हम लोग जो वेरिएंट इतने सारे देख रहे हैं और हम लोग जान सक रहे हैं, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी कि हम पहचान पा रहे हैं उनको, कि क्विकली हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। तो ये इनका बहुत बड़ा एकेडमी का रोल है कि उन्होंने अपना पूरा नॉलेज बेस खोल दिया सबके लिए कि आइए आप बनाइए, हमारे हमें हमने आज तक इतना किया है, आप इसके आगे चले जाइए। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा रेगुलेटर्स का। रेगुलेटर्स यानी हम लोग जो क्लिनिकल ट्रायल या ड्रग रेगुलेटर जो रहते हैं। इसके पहले क्या होता था कि आप अगर कोई चीज उनको दे दो तो 3 महीने तो आपने देखना ही नहीं है, आना ही नहीं है उनके पास। इंडिया की बात आपने बता रहा हूँ, तो इंडिया का PMO जो है, उन्होंने इनके लिए स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स निकाली थी कि अगर आपके पास कोविड रिलेटेड कुछ भी आता है तो आपको हफ्ते 2 हफ्ते में उसको क्लियर कर देना है, या तो हाँ बोलना है या तो नहीं बोलना है। तो ये बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन रहा रेगुलेटर्स का, PMO का, गवर्नमेंट का, कि आपने सब ने बहुत एक्टिवली, ये नहीं, ये काम ह्यूमैनिटी का काम है, ये बहुत जल्दी होना चाहिए। मैन्युफैक्चर ऑफ कोर्स वो लोग तो बना ही रहे हैं वैक्सीन, तो उन्होंने यूजुअल कैसे होता है कि सब ट्रायल्स होते हैं, फिर उसको लाइसेंस और अप्रूवल मिलता है और उसके बाद हम लोग बनाना चालू कर देते हैं। लेकिन क्या हो गया कि ये नॉलेज बेस बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या हो गया कि पीपल हैव द कॉन्फिडेंस। जैसे आप एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन है, इट्स अ वायरल वेक्टर वैक्सीन। तो ये वेक्टर वैक्सीन पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दे आर वर्किंग सिंस लास्ट 12 years। आपको लग रहा है कि अभी नया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका सेफ्टी और ये सब 10 सालों से दे हैव नोन दैट। तो ये सब खोलने की वजह से क्या हो गया, मैन्युफैक्चरर हैज कॉन्फिडेंस, हमको मालूम है कि नहीं ये अच्छा ही होने वाला है, तो उन्होंने पैसा लगाया। उन्होंने क्या किया, एडवांस रिजल्ट्स आ रहे एफिकेसी से। आप देख रहे हैं 90%, 95%, वेरी एक्सलेंट एफिकेसी। ये इतने सारे एफिकेसी इसके पहले कोई वैक्सीन में आया नहीं था। सो उनका बहुत बड़ा रोल रहा कि उन्होंने, इसके अलावा भी जो भी लोग उसमें प्रोसेस में रहते हैं वैक्सीन बनाने के, उनका भी बहुत योगदान उसमें रहा। सो ये कुल मिला के बना कोविड वैक्सीन। तो आप ये समझ लीजिए कि ये सब लोग जब एक साथ आ रहे हैं और एक ही आप अपना ध्येय रख रहे हैं कि हमें ये बनाना है, और सब चीज एक साथ हो रही है, तो आपको 1 साल में वैक्सीन अच्छा आना ही आना है। तो आप बिल्कुल समझ लीजिए कि ये पूरे इतने
इसके वजह से इतना स्पीड हुआ। इसमें कहीं पे भी साइंटिफिक कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये आप ध्यान में रखिए। पूरा साइंटिफिकली हुआ है, इसमें कोई ये नहीं है, दिक्कत नहीं आई ये बनाने में। तो ये आपको मैं थोड़ा बताया हूँ, तो आप बहुत बहुत स्पीडली हुआ, इट नेवर हैपन, लेकिन ये बहुत साइंटिफिकली हुआ है और उसका रीजंस ये है। अभी ये जो स्लाइड, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में बता रहा हूँ, जस्ट इसका कोई डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये डिफरेंट टाइप्स आपने देखे होंगे, नाम सुने होंगे, मॉडर्ना का है, फाइजर का है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, अलग अलग। तो वही चीज हो गई कि जो जो कंपनियां थी, जो जो यूनिवर्सिटी थी, उनके पास जो नॉलेज बेस था, जो जो बनाने का तरीका था, सब ने उसमें बनाने की कोशिश किया। आज के डेट में 308 इतने सारे वैक्सीन अभी प्री क्लिनिकल में है और मोर देन 100 आपके क्लिनिकल फेज में है। तो हर कोई उसमें आपका कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार है कि मुझे थोड़ा भी अगर मालूम है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप उसको बनाने की कोशिश करोगे। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है वैक्सीन बनाने के। इसमें से कुछ प्लेटफॉर्म्स पहली बार यूज हो रहे, जैसे mRNA वैक्सीन, इवन वायरल वेक्टर वैक्सीन। ये पहले स्लोली था प्रोसेस, लेकिन अभी पूरा गियर अप हो गया, वेरी फास्टली हो गया। तो ये इस तरह से ये बना। मैक्सिमम जितना भी नॉलेज था, जितना टेक्नोलॉजी था, जो भी अवेलेबल था, सबने उसका यूज करके बनाने की पूरा कोशिश किया है। अब आता है, मैं फिर से ये बैक की व्हाई शुड आई टेक, मैंने क्यों लेना चाहिए वैक्सीन। ठीक है, पहला रीजन ये है कि इट इंड्यूसेस द गुड इम्यून रिस्पॉन्स। आपने अगर देखे हैं तो वैक्सीन कोई भी प्रकार का है, जैसे मैंने पहले स्लाइड में बताया कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से, कोई भी प्लेटफॉर्म में से आप वैक्सीन लोगे तो भी उसका इम्यून रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, वो इफेक्टिव है। ये जनरल इफेक्टिवनेस यानी ये होता है कि वैक्सीन लेने के बाद जो डिसीज है जैसे कोविड है, उसके ऊपर क्या असर होता है। तीसरा पार्ट इसलिए लेना चाहिए कि प्रिवेंट्स कोविड रिलेटेड डेथ एंड सीवियर एंड क्रिटिकल। ये बहुत जरूरी है। क्या हो रहा है कि लोग वैक्सीन भी ले रहे हैं और देयर आर केसेस, और वैक्सीन लेने के बाद भी किसी को इन्फेक्शन हो रहा है। तो इससे ये इंटरप्रिटेशन मत निकालिए कि वैक्सीन से इन्फेक्शन नहीं होता है या फिर ये इन्फेक्शन से बचाव नहीं करता है। वैक्सीन डेफिनेटली क्या कर रहा है, तो कोविड का डेथ्स और कोविड रिलेटेड सीवियर एंड क्रिटिकल इलनेस, यानी आपने देखा होगा कि 80% असिम्टोमेटिक रहता है, जिनमें कोई लक्षण नहीं रहते, कुछ माइल्ड रहते, लेकिन जो 10-15% जो है जिसमें सीवियर और डेथ होते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट चीज है जिसके वजह से पूरा हमारा हेल्थ सिस्टम, हमारा लाइफ सब हिल गया है, यहाँ पे वैक्सीन एक्ट हो रहा है। माइल्डर असिम्टोमेटिक इन्फेक्शन अभी नहीं प्रिवेंट होगा, क्योंकि हमारे पास अभी इतने हम लोगों ने वैक्सीनेट किया नहीं है कि हर्ड इम्यूनिटी आ जाए। अनलेस हर्ड इम्यूनिटी आने जब तक नहीं आएगी तब तक ये माइल्ड और असिम्टोमेटिक होता रहेगा, इट्स ओके। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, तो आपका कोविड की वजह से बहुत सीरियस इलनेस या फिर डेथ, ये 100% प्रिवेंट हो रहा है वैक्सीन से। ये बहुत जरूरी है बताने के लिए। जैसे माइल्ड इन्फेक्शन नहीं प्रिवेंट होगा, दैट्स ओके, बट आप डेफिनेटली, सो इट इज बेटर टू गेट वैक्सीनेटेड रादर देन वेंटिलेटेड। तो ये मेरा टैगलाइन हो गया उसमें। सेफ है, सेफ्टी इज एब्सोल्युटली, जैसे हम लोग फेज 3 जिसको बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल, कुल मिला के ट्रायल में की लोग लाखों के, 1-1.5 लाख सब ट्रायल अगर आपने देखे तो सब मिला दिए, तो इतना बड़ा सेफ्टी डेटा है। वैक्सीन आर एब्सोल्युटली सेफ। टॉलरेबिलिटी अच्छी है उसकी, अच्छा टॉलरेट हो है, कोई ज्यादा लोकल रिएक्शंस वगैरह नहीं होती है इससे। आपको 2 डोज लेना है, 1 महीने के अंतराल से, 4 वीक्स के अंतराल से दोनों डोज लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों डोज लेना है, एक डोज से काम नहीं होगा। ये जो हम लोग इसको प्राइमिंग बोलते हैं कि आपके बॉडी में उसका जो प्रतिकार शक्ति है
वो बनाने में जो चाहिए, तो उसके लिए 2 डोज चाहिए थे। एक्चुअली ये जब स्टार्ट हुआ वैक्सीन, उस वक्त पैंडेमिक चल रहा था, कोरोना सब फैल रहा था, तो सबका ये उसमें विचार यही था कि हम लोग अगर एक सिंगल डोज वाला बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लॉजिस्टिकली 2 डोज थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि इतने सारे बिलियन पॉपुलेशन को 2 डोज देना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट लॉजिस्टिकली। लेकिन वो नहीं, 1 डोज से नहीं हो पाया। अभी जॉनसन का एक वैक्सीन आया हुआ है, उसका 1 डोज का रिजल्ट काफी अच्छा है, तो प्रोबेबली वो भी रोल आउट हो जाएगा। तो 2 डोज 1 महीने के बाद दोनों ही डोज लेना है। और कितना है, तो ये पॉइंट यहाँ पे और अपरा में लगता है। तो ये वैक्सीन के बारे में हो गया। लेना है, एफिकेसी डेफिनेटली प्रिवेंट दी सीवियर इलनेस, कोविड का डेथ और इलनेस प्रिवेंट कर रहा है। माइल्ड या असिम्प्टोमेटिक माइट नॉट बी प्रिवेंटेड, उसके लिए क्या करना है मैं बताऊंगा आपको। तो ये इम्पोर्टेंट है वैक्सीन लेने के लिए। अब जैसे मैंने पहले स्लाइड में बताया कि वैक्सीन लेने के बाद कुछ चीजें हो रही है, ये परमानेंट चीजें नहीं होती है, कुछ दिनों के लिए रहती है। बुखार है, सर दर्द है, चिल्स हम लोग जैसे बोलते हैं, कणकण लगती है, या फिर गिडीनेस है, या थोड़ा चक्कर आए जैसा लगना, नौशिया, और कहीं बॉडी का दर्द है, और ये कहीं दर्द है, ये चीजें होती है। अगर ये चीजें होती है आपको, तो इसमें सिंपल आपका, जैसे हमको मालूम है पैरासीटामोल या क्रोसिन जैसी जो दवाई है, वो आपको लेना है 1 या 2 दिन के लिए बस, इसके सिवा कुछ नहीं लेना उसमें। लोकल रिएक्शन नहीं है ज्यादा, एक्सेप्ट फॉर पेन, वहाँ पे रेडनेस या फिर वहाँ पे सूजन आया हुआ है, ऐसा नहीं हो ज्यादा हुआ है। ये चीजें हैं, और ये चीजें भी बहुत माइल्ड की तरफ के है, और पूरे 1-2 दिन में खत्म हो जाती है। अगर आपको ज्यादा लगे तो यू कैन टेक पैरासीटामोल लाइक थिंग, सिंपल पैरासीटामोल 8 आवरली और 6 आवरली आप लीजिए, ये चीजें चली जाएगी। और इससे, ये रिएक्शन से आपके शरीर में जो प्रतिकार क्षमता बनने वाली है, उसका कोई संबंध नहीं है, ये याद रखिए। आप अगर समझोगे कि मुझे रिएक्शन ज्यादा है तो मेरी प्रतिकार क्षमता ज्यादा होगी, ऐसा नहीं है। ये जस्ट ऐसा होता है कि ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, इसलिए आपके शरीर में ये जब एंटीजन ये जाता है तो आपका बॉडी रिएक्ट होता है उससे, दैट्स द ओनली थिंग। और ये मैक्सिमम 7 दिन तक रहते हैं, कुछ कुछ वेरी रेयर 14 दिन तक, अदरवाइज उसके ज्यादा टाइम रहता नहीं है। तो ये रिएक्शन ध्यान में रखिए, ये पार्ट होता है, ठीक है, और इसके घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये बताऊंगा आपको कि देखिए क्या होता है जब हम लोगों ने एक सर्वे आया था कि क्या हम नहीं लेना चाहते वैक्सीन। तो देखिए पहला रीजन उसमें था कि हमें लगता है कि वैक्सीन सेफ नहीं है। अब ये रीजन कुछ रहा ही नहीं, हमारे पास इतना बहुत बड़ा सेफ्टी डेटा हो गया है, और वी नो दैट द वैक्सीन इज वेरी सेफ, तो ये रीजन गया। आई एम कंसर्न अबाउट पॉसिबल साइड इफेक्ट्स, जो अभी मैंने बताया, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट रीजन था। अगर आप, जब भी मैं भी कोई भी वैक्सीनेशन के लिए बताता हूँ, तो ये चीजें बताना बहुत जरूरी है कि क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसा है कि अगर आपने नहीं बताया तो इस चीज का एक इंटरप्रिटेशन अलग हो जाता है। तो इसलिए हम लोग ये सोचते हैं कि आपको जैसे हम वैक्सीन देंगे तो बुखार, सर दर्द, बदन में दर्द ये हो सकता है, अगर हुआ तो आप गोली लीजिए और बस कुछ दिनों में चला जाएगा। तो ये बताना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत बड़े तो साइड इफेक्ट कहीं आए नहीं, तो ये भी पॉइंट चला जाता है। आई डोंट बिलीव दैट कोविड-19 इज डेंजरस फॉर माई हेल्थ। तो ये बहुत बड़े मिसकंसेप्शन है। एटलीस्ट जिनके परिवार में कोई कोविड रिलेटेड अगर सीरियस इलनेस हुआ है या सीरियस डेथ अगर हुआ है, तो आप प्लीज उनसे जाके पूछिए। आप कभी नहीं कहेंगे कि ये डेंजरस नहीं है। इट इज वेरी वेरी डेंजरस। एक डर सा पैदा हो जाता है अगर आप वो देखते हो तो चीज। आई रिजेक्ट द वैक्सीनेशन ऑन प्रिंसिपल। तो ये बहुत एक बड़ा ये चीज है कि हम लोग अगर मानते ही नहीं है, कि जैसे प्रकाश सर ने बहुत सही कहा, सॉरी वीरेंद्र सर ने सही कहा कि इट्स रियल थिंग, यस। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा था कि ये सब मानसिक चीजें, कोई बीमारी नहीं है, मानसिक चीजें, तो ऐसा नहीं है।
रियल है, लोगों के रियल डेथ्स हुए हैं, लोगों रियल सफर हुए हैं और हो रहे हैं, और उसके वजह से इतने सारे चेंजेस लाइफ में आ गए, आपका पूरा लाइफ अफेक्ट हो गया। इट इज बेस्ट टू टेक लेट नेचर टेक इट्स कोर्स। तो ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक व्यू है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और उसकी अगर कॉस्ट आप देखें, जो बेस्ट कोर्स नेचर का कोर्स है, उसका कॉस्ट अगर इतने लाखों डेथ्स है, तो डेफिनेटली दिस इज नॉट अ बेस्ट कोर्स टू माय माइंड। तो ये रीजन मैंने बताया कि कैसे हम लोग ये कर सकते हैं, बट दीज आर सेफ एंड पॉसिबल साइड इफेक्ट्स आर वेरी वेरी लेस। अब ये एक सवाल काफी सारा पूछा जाता है मुझे कि कौन सा अच्छा वैक्सीन है, कोविशील्ड है या कोवैक्सीन। मैं जस्ट इंडिया की इसलिए ये दोनों अवेलेबल है इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन बाकी कंट्रीज में भी फिर फाइजर का अच्छा है या मॉडर्ना का अच्छा है, जो भी है, और बहुत सारे इसके ऊपर चर्चाएं होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कंपैरिजन ऐसा हो कि आप एप्पल के साथ आप अमरूद को आप ये कर रहे हो, या फिर गुलाब के साथ आप मोगरा को कंपेयर कर रहे हो। तो हर एक वैक्सीन का अपना कैरेक्टरिस्टिक है। इसका आप देखिए पर्पस क्या है वैक्सीनेशन का, तो आपको वो जो सीवियर डिसीज और ये जो प्रिवेंट हो रहा है, वो बचाव हो रहा है, वो हो रहा है। तो पूरा अगर आपको मिला के देखा जाए तो ये जो अल्टीमेट इफेक्ट होता है, या फिर हम लोग जिसको बोलते हैं कि रियल लाइफ इफेक्ट, वो काफी सिमिलर है सब वैक्सीन से। इंडिविजुअली फर्क आ सकता है, इंडिविजुअल देखा जाए, जैसे मुझे कोवैक्सीन से 80% प्रोटेक्शन आ गया, आपको कोविशील्ड से 90% आ गया, ये इंडिविजुअल वेरिएशन रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसका रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन करते हो या ट्रांसलेशन करते हो, तो वो सिमिलर है, ठीक है। तो इसलिए ये कंपैरिजन कोई इतनी मायने रखती नहीं है। मेरे हिसाब से जो भी आपके अवेलेबल है वैक्सीन, वो ले लेना चाहिए। इट विल डेफिनेटली प्रिवेंट यू फ्रॉम द कोविड रिलेटेड डेथ या फिर सीवियर इलनेस। सब वैक्सीन सेफ है, सब इफेक्टिव है, ऑलरेडी दे आर प्रूव्ड इन द ट्रायल्स, ठीक है। सो अल्टीमेट इफेक्ट तो सेम है, इसलिए कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। या किए भी कंपैरिजन, तो आप वो उसको साइंटिफिक ही रखिए, उतना ही रखिए, उसको आप जनरलाइज मत कीजिए, क्योंकि जनरलाइज में कोई उसका ज्यादा महत्व होता नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ इफेक्ट आपका सेम होता है। तो वे फॉरवर्ड हमको आगे उसमें क्या करना चाहिए जब वैक्सीन अभी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो सो हम लोग जो डॉक्टर्स है, जो पब्लिक है, उनमें और ज्यादा वैक्सीन की तरफ ट्रस्ट आना चाहिए, वैक्सीन ट्रस्ट बढ़ना चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। ये बहुत, इसीलिए ये आपने जो इवेंट किया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है कि इसके वजह से आपका ट्रस्ट जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। और बाकी सब चीजें जो है वो आपने जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, रेगुलेटरी है, वो करते जाएंगे कि सेफ्टी और मॉनिटर करना है, बाकी चीजें मॉनिटर करना है, लेकिन इम्पोर्टेंट इज ट्रस्ट। मैं क्विकली खत्म कर रहा हूँ 1-2 मिनट में। आनंद जी कंटिन्यू कीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हो आप, छोटी छोटी बातें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा तो अनुरोध है सबसे कि आप ये जो बातें कह रहे हैं, एक तो ऐसे हमें बड़े साइंटिस्ट मिलते नहीं हैं जो इस ढंग से हमें जो खुद वैक्सीन का रिसर्च करते हैं और हमें हमसे बात करते हैं। इट इज वेरी रेयर टू गेट। ये इनकी तुलना मैं अमिताभ बच्चन से करूंगा कि ये अमिताभ बच्चन है वैक्सीन में, और इनको हमने बुलाया, इनकी बातें पूरी सुन ले, इनको ये नहीं कहें कि 3 मिनट में हमें खत्म कर देना है। तो आनंद जी आप पूरी बात कीजिए, उसके बाद हम सवाल लेंगे। शशांक, शशांक, मैं 1 मिनट, शशांक हाँ जी, मुझे मॉडरेटर रहने दो। हाँ जी, हाँ आप बिल्कुल करिए, मुझे मॉडरेटर रहने दो, हाँ जी, इसलिए कि मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि आनंद जी को बड़े तन्मयता से सुने और बड़ा अच्छा संदेशा घर ले जाए। हाँ तो कृपया अब जब तक मैं नहीं बोलूं, प्लीज कोई भी सामने आके ना बोले, क्योंकि मुझे लगता है कि आनंद जी की बात इतनी सहजता से अगर हमको मिल रही है, ये बहुत बड़ा योग है हमारे लिए।
इसके जितने भी आप जितना भी थैंक यू बोले, जितना भी करे, ये हो नहीं सकता। मैंने बीच में हिज एक्सेलेंसी से बात की है, वो चाहते हैं कि मैं उन्हें इंटरप्ट नहीं करूं, तो कृपया इनको शुरू रहने दीजिए। इनकी बात पूरी होने के बाद में आई विल कम इन एंड आई विल आल्सो गेट हिज एक्सेलेंसीज कमेंट। तब तक आप थोड़ा थैंक सा यू। प्लीज, ये मेरी आप सब लोगों से बहुत नम्रता पूर्वक विनंती है, कृपया, टाइम थैंक यू। जरूर हो गया है पर सुन ले, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, प्लीज। थैंक यू वेरी मच। तो मैं सिर्फ आपकी ये बात सिर्फ एक, मेरे पिछली जो स्लाइड थी उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको सिर्फ बताऊंगा इसमें कि चीज क्या होती है। तो जैसे एक वैक्सीन कॉन्फिडेंस भी आ गया, और दूसरी चीज ये है कि एज ए हम लोगों को जब अगर वैक्सीन मिल रहा है तो हमारी ये जिम्मेदारी इसमें है कि अगर वैक्सीन लेने के बाद हमें कुछ जैसे भी मामूली बुखार सर दर्द आया या जो जो कुछ हुआ, तो आपको थोड़ा सा रिपोर्ट करना है या फिर बताना है, आपके डॉक्टर को जाके बताइए। तो इसलिए ये, क्योंकि इससे क्या होता है कि इसका और सेफ्टी डेटा बढ़ जाता है। तो सेफ्टी डेटा बढ़ जाएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोगों का इसका मॉनिटर करते जाए, जो भी जो रेयर इवेंट है, जो भी इवेंट है। क्योंकि क्या होता है कि वैक्सीन केस में जो ट्रायल होता है, ट्रायल हमेशा छोटे पॉपुलेशन में किया जाता है। तो जो रेयर इवेंट है, जैसे क्लॉटिंग का पॉल साहब बता रहे थे, जो भी सेफ्टी जो थे, तो बेसिक उसका यही है कि हम लोग सजग रहे, वैक्सीन ले, सजग रहे। अगर हमें कुछ होता है तो वो बताइए ताकि उसका बेस बढ़े। तो इतना ही मुझे ये कहना था। उसके बाद ये एफर्ट्स और कंटिन्यू रहने वाले हैं, और अभी काफी सारे वैक्सीन आने वाले हैं। तो उसमें कुछ अलग अलग जैसे है, तो ये नेजल यानी आपके नाक के थ्रू आने वाला भी वैक्सीन है। ये भी अगेन यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन, जैसा मैंने बताया, ये एकेडमी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन का है, या यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन का भी देखिए, अलग है कि ये है, थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी का ये है, और नैनो पार्टिकल बेस। सो देखिए, जितने भी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, अलग अलग तरीके हैं, सब यूनिवर्सिटी या एकेडमिया वो यूज कर रहे हैं और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरा ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत बड़ा एक चैप्टर लिखा जा रहा है ये कोविड का। तो इससे हमको क्या सीख मिलती है, देखिए कि वैक्सीन कैन बी डेवलप इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम विथ एग्रेसिव प्लेयर ड्यूरिंग एपिडेमिक और पैंडेमिक। तो ये आप अभी बदल दीजिए, क्योंकि होता है हमारा, जैसे हम लोगों ने देखा है कि हमारे घर में जब हमारे माँ पिताजी होते हैं, दादाजी होते हैं, और या कभी कभी परदादा होते हैं, तो हमने कुछ किया तो बोलते अरे हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। हाँ, बदल चुका है। तो कुछ सालों पहले इतना जल्दी वैक्सीन नहीं बनता था, लेकिन अभी बन गया है। सो विथ ऑल साइंटिफिक endurance, scientific aggressiveness, vaccine can be prepared in very short time. That is a lesson learned. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज अब हमको सीखनी है कि प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बताया, वैक्सीन से क्या होगा, तो आपका जो सीवियर क्रिटिकल इलनेस वो जाएगा, डेथ नहीं होगा। लेकिन जो माइल्डर है, असिम्टोमेटिक है, ट्रांसमिशन होता है, वो कौन प्रिवेंट करेगा? तो वो ये प्रिवेंट करेगा। तो इसलिए मास्क लगाना है कि असिम्टोमेटिक और माइल्डर इन्फेक्शन आपको प्रिवेंट करना है। तो उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स जो है, मास्क लगाना, हाथ धोना, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल समझ लीजिए कि देयर इज नो रीजन टू डायल्यूट साइंटिफिक रिगर। बिल्कुल साइंटिफिक रिगर डायल्यूट नहीं हुआ है, सबने रिगरसली सब काम हुआ है। पब्लिक एंगेजमेंट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना कम्युनिटी उसमें इन्वॉल्व रहेगा, एक्टिवली इन्वॉल्व रहेगा, डिमांड करेगा, उतना ज्यादा उसमें रिगर आएगा, एंड देन पीपल विल फील दैट such things can be happen. Clinicians and healthcare professions are important. ये बहुत important रोल है पूरा क्लिनिशियन एज ए फ्रंट लाइन वर्कर की, आप ये लेके जाओ और उसका कॉन्फिडेंस बनाओ, लोगों को उसके लिए आप बनाइए, उसका अवेयरनेस बढ़ाइए। तो ये एक लेसन हमको इससे मिलेगी। एज ए डॉक्टर, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल हर डॉक्टर का है कि आप वैक्सीन एडवोकेसी में पार्ट ले रहे हो,
और जब आप खुद ले रहे हो और आप बता रहे हो लोगों को, तो उससे क्या हो रहा है कि कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ठीक है, और ये बाकी वैक्सीनेशन भी उसमें कंटिन्यू रखना है, और इम्पोर्टेंट है आपको जो भी पब्लिक हेल्थ मेजर है वो आपको बताना है। तो वैक्सीन भी बताना है और प्रिवेंटिव मेजर्स भी बताना है। ये हमारा आपके लिए टेक होम मैसेज रहा। क्या है टेक होम मैसेज? तो मास्क लगाइए, दूसरा अंतर रखिए, कीप डिस्टेंस, तीसरा है हाथ धो ले, वॉश और सैनिटाइज योर हाथ, और ए यस का ये अनावश्यक मत छूइए, अवॉइड अननेसेसरी कांटेक्ट, और अभी लास्ट ऐड हो गया है, आप इंजेक्शन लगवाइए कोविड वैक्सीन का। तो ये मैसेज रहा कि ये हमारा महाराष्ट्र, इसलिए मैंने महा वो बना दिया, तो वो महाराष्ट्र का है महा का, और आय यानी इंजेक्शन है, महा है। तो ये हमारा टेक होम मैसेज है कि आप मास्क लगाइए, अंतर रखिए, सैनिटाइज कीजिए और उसमें इंजेक्शन लगवाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके बाद मेरी एक लास्ट स्लाइड है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। हमारा 2020 ऐसे गुजरा मास्क में, और 2021 ऐसे रहेगा, उसमें मास्क अभी नहीं हटेगा, इंजेक्शन लगवाना इम्पोर्टेंट है। और दीज आर दी टू, देखिए फ्रंट रनर कौन है, दीज आर द लेडी फर्स्ट हु हैज फर्स्ट टेकन द कोविड वैक्सीन। सो हमारे दादाजी ने ही हमें डायरेक्शन दिया है कि आप वैक्सीन ले लो बेटा, अच्छा है। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि वैक्सीन से सीवियर इलनेस, क्रिटिकल इलनेस, डेथ प्रिवेंट हो रहा है, लेकिन माइल्डर और असिम्टोमेटिक के लिए हम लोगों को मास्क लगाने की, बाकी सब चीजें करने की आवश्यकता है, और ये रहेगी। इसका एक बहुत अच्छा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपने सबने पढ़ा होगा कि एक अपना जो माता दुर्गा जो है अपनी, तो उनकी एक, उन्होंने एक असुर जो था उसको मारा था, उसका नाम था रक्तबीज। रक्तबीज नाम के एक राक्षस को माँ दुर्गा उसका ये खात्मा करती है। तो वो जो रक्तबीज नाम का जो असुर जो था, उसका एक वैशिष्ट था, उसकी एक खासियत थी। वो खासियत ये थी कि उसके बदन से अगर कोई भी एक बूंद भी अगर खून का कतरा निकलता था, जमीन पे गिरता था, तो उससे पूरा पैदा हो जाता था दूसरा रक्त बीज। तो इसके वजह से कोई उसको मार नहीं सकता था। तो हमारी जो माँ दुर्गा थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि उसका खून का कतरा जमीन पे गिरने नहीं दिया। अपनी जो जबान थी वो ऐसी लंबी की, और उसके जो भी कतरे हैं वो सब उठा लिए। फिर खून खत्म और रक्त बीज खत्म। तो ये कोरोना जो है, ये रक्त बीज जैसा है। आपके नाक में से आप लोग खांस रहे हो, ये है तो इसका बीज निकल रहा है, और ये बीज निकल के दूसरे में जाके एक और कोरोना का रोगी आपको पैदा हो रहा है। तो इसको कैसे प्रिवेंट करना है? तो इसको प्रिवेंट करना है ये लगाने से। ये जो कोरोना का बीज है, ये आपको बाहर नहीं फैलने देना है। तो ये बहुत बड़ा एक मास्क का इम्पोर्टेंस है कि जो भी, क्योंकि अपने को अभी काफी सारा वैक्सीनेशन करना है, अभी हर्ड इम्यूनिटी आने वाली है नहीं, तो वैक्सीन लगवाना है, जिससे आपका सीवियर इलनेस प्रिवेंट होगा, डेथ प्रिवेंट होगा, और मास्क लगवाना है, हाथ लगा धोना है, डिस्टेंस रखना है। इससे क्या होगा, तो इससे आपका ये प्रिवेंट होगा, असिम्टोमेटिक माइल्ड। तो ये जो कोरोना बीज जो है अपना, रक्त बीज जैसे राक्षस, तो ये कोरोना बीज जो राक्षस है, उसको प्रिवेंट करने के लिए अपना मास्क का, दुर्गा माँ का मास्क अपने को लगाना पड़ेगा। तो दैट इज माय थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत शालीनता से, सुंदरता से, शांति से सुना, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और मैं सबसे बड़ा गौरवान्वित हूँ, थैंक यू प्रकाश सर जी की, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और शशांक को मैं थैंक यू नहीं बोलूंगा, क्योंकि बस उतना जितना मैं उसका ऋण में रहना चाहूंगा, बस उतना ही है। एंड थैंक यू वीरेंद्र सर जी कि आपने पूरा यहाँ पे आके हमारा हौसला बढ़ाया सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबॉडी। इट वाज बहुत ही एक्सलेंट प्रेजेंटेशन। सभी लोग
काफी इससे सीख लेके घर जाएंगे, सबको बताएंगे। पर्टिकुलरली इसमें सबसे बड़ा योगदान शशांक का तो है ही, मगर शशांक के साथ में आप दो जो डॉक्टर्स अपने अपने क्षेत्र में इतने अच्छे काम में लगे हुए हैं और जनता की सेवा कर रहे हो, मानवता की सेवा कर रहे हो, उसके लिए मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई शब्द है। बिफोर मैं हिज एक्सलेंसी को उनकी इच्छा थी कि वो भी आपको सराहे। शशांक से मैं थोड़ा विनती करूंगा कि शशांक को मैंने बीच में इसलिए नहीं बोलने दिया कि मुझे सुनना था। जब शशांक बोलता है तो मुझे भी सुनना पड़ता है, सबको सुनना पड़ता है। तो मैंने इसलिए सोचा कि भाई शशांक को थोड़ा ये बोल के सब लोग हम अच्छी तरह से सुने, इसीलिए। तो शशांक, इस बात के लिए मैं बड़ा भाई हूँ, ठीक है? तो आप अपने कमेंट देके मेरे हिसाब से आप हिज एक्सलेंसी को इनवाइट करें। उनको उनके कमेंट हम सुनना चाहेंगे, मगर मुझे चाहिए कि हिज एक्सलेंसी को इनविटेशन आप दें। Dr. Prakash sir, it is an honor to invite His Excellency Dr. Virendra Paul ji. He is ये एक एक्सपर्ट डॉक्टर ही नहीं है। तो जैसे प्रकाश सर ने पहले ही शुरुआत में कहा कि वे एक देखिए आईएफएस सर्विसेज में क्वालिफाई करना और इस लेवल पे जाना ये कोई बहुत रेयर चीज होती है। इट्स अ कन्फ्लुएंस ऑफ टू स्ट्रीम्स, जैसे डॉक्टर प्रकाश सर ने जो शुरुआत में कहा। तो ये हमें जो विजडम मिलता है, इनसे जो बातें मिलने वाली है, ये बहुत सरलता से वे हमें कम्युनिकेट करने वाले हैं और इट्स अ प्रिविलेज फॉर अस टू लिसन टू हिम। सो ओवर टू यू सर, काइंडली हेल्प अस अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव। You are muted. Can someone unmute Virendra Paul ji sir ko? I think now it's okay. Now it's Yeah, okay. wonderful. Thank you. Thank you, Dr. Eda. Thank you so much. Yeah, it's okay now, I think. इस मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। कौन म्यूट कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। आप बोलिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो आज का इवेंट था, खासतौर पे तीनों प्रेजेंटेशंस, ये बहुत इंफॉर्मेटिव थी, बहुत एजुकेटिव थी, और इन दोनों चीजों से ज्यादा, इंफॉर्मेशन और एजुकेशन से ज्यादा, ये बहुत कन्विंसिंग थी। और इस तरह की इवेंट जो कम्युनिटी के लिए है, उसका कन्विंसिंग होना बहुत जरूरी है। Very quickly, I would like to recap the takeaway as I see it. सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो शुरुआत की थी डॉक्टर हेडा ने, डॉक्टर शशांक हेडा ने अपनी प्रेजेंटेशन से, ओवरऑल स्ट्रॉन्ग साइंस बेस्ड अप्रोच जो उन्होंने शुरुआत जिस हिसाब से की थी, आई थिंक दैट वाज वेरी पावरफुल, दैट वाज वेरी वेरी पावरफुल। और उसके बाद डॉक्टर अनीता मैथ्यू की प्रेजेंटेशन में उन्होंने क्लिनिकल फाइंडिंग्स, क्लिनिकल पिक्चर ऑफ द डिजीज और बीमारी की अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग सिवेरिटी और प्रिकॉशंस और इलाज जिस हिसाब से पेश किया, आई थिंक बहुत ही इफेक्टिव था। डॉक्टर आनंद कवाडे ने जिस हिसाब से प्रेजेंट किया वैक्सीनोलॉजी एज अ साइंस एंड स्पेशली फोकस ऑन कोविड वैक्सीन डेवलपमेंट, सब सहारन अफ्रीका में मेनिंजाइटिस का जो इशू था, उस पर किस तरह से वैक्सीन बनी। आई थिंक इट वाज वेरी वेरी इम्प्रेसिव एंड वेरी वेरी इंस्पायरिंग। और पूरी कहानी में एक एक चीज, एक एक लफ्ज बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन कम्युनिटी के लिए मेरे ख्याल से आज की डेट में वो एक जो स्लाइड थी वो बहुत ही जरूरी थी। और मेरे ख्याल से उस स्लाइड ने इस इवेंट की वो हाईलाइट थी आज की डेट के लिए। वो स्लाइड थी, व्हाई शुड आई टेक द वैक्सीन। आई थिंक वो जो इतना कन्विंसिंग प्रेजेंटेशन था, व्हाई शुड आई टेक द वैक्सीन, क्योंकि ये सवाल
पूरी दुनिया में आ रहा है। एक तरफ तो लोग चाहते हैं कि वैक्सीन जल्दी आए, हम लगवाएं, लेकिन जब अवेलेबल हो जाती है और जब बुलाया जाता है एग्जैक्टली राइट। तब लोग अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू हो जाते हैं कि मैं जाऊं लगवाऊं, अगर ये ना हो जाए वो ना हो जाए। लेकिन इतने खूबसूरत ढंग से डॉक्टर साहब आपने प्रेजेंट किया, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। सारे डर सारे शक दूर हो गए होंगे और मुझे उम्मीद है कि ये आज का पूरा रिकॉर्डिंग जो है अगर यूट्यूब पे आ जाए, आई थिंक ये सबका बहुत फायदा होगा इसमें। देन आई वुड ओवरऑल जो तीनों प्रेजेंटेशंस इतने इजीली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, इतनी आसान जुबान में पेश की गई, आई थिंक वो भी एक हाईलाइट थी। डॉक्टर शशांक खेड़ा ने कहा था कि डिजीज इज नॉट स्टैटिक, इट इज अनप्रेसिडेंटेड, द वायरस इज कॉम्प्लेक्स, इट्स नॉट सिंपल, and that's the reason we need to change the way, we need to remodel the way we live and work. I think that is the thrust, that is the thrust. अगर ये मैसेज हम सब लोग इम्बाइब कर लें, अगर 100% नहीं तो कुछ परसेंट भी कर लें, आई थिंक it will really go a long way in the communities. डॉक्टर अनीता ने एक चीज मेंशन की थी कि डिजीज की जो नेचुरल कोर्स है वो 3 हफ्ते से 6 महीने तक हो सकता है। एक चीज बड़ी स्ट्राइकिंग उन्होंने कही कि इट टेक्स it can cause lot of emotional drainage. You know, the emotional drain is something important, and that reminded me of one thing which maybe at some later stage we can amplify, COVID-19 and mental health. क्योंकि जो एंजाइटी इस बीमारी से हो गई है, not just those people who are exposed to the virus or who have tested positive or who have got the disease, but also their families. हम सब देखते हैं कि हम लोग आज के इस इवेंट से इतना क्यों जुड़े हुए हैं कि 2 घंटे से ज्यादा हो गया, लेकिन हम सब लोग बैठे हैं एक एक लफ्ज हम खास तौर पे कान लगा के सुन रहे हैं, because there is lot of appetite to get the correct information, to get the real information. क्योंकि हम वो जो एक दिमाग में एक डर और खौफ जो है हम निकालना चाहते हैं वो। So I think COVID-19 and mental health एक अपने आप में एक टॉपिक है जो हम अपने इंडिविजुअल छोटे फॉर्मेट की मीटिंग्स में और छोटे ग्रुप की मीटिंग्स में जितनी ज्यादा उस बारे में चर्चा करें, बातचीत करें, I think that will be useful. Now, coming back to Dr. Kawade's presentation, I think it's a great opportunity जो हमें आज सबको मिली है। एक वर्ल्ड क्लास वैक्सीन डेवलपर ने इतने सिंपल लैंग्वेज में और इतने पेशेंस के साथ हमें समझाया। इस पे I would like to say, and I'm not overstating what I'm going to say, even as a medical student, जब मैं करीब 40 साल पहले जब मैं पढ़ता था मेडिसिन मेडिकल स्कूल में, हमें वैक्सीन पढ़ाई जाती थी, वैक्सीनोलॉजी का थोड़ा बहुत, डॉक्टर साहब माइक्रोबायोलॉजी में, इम्यूनोलॉजी में, इस तरह की चीजें पढ़ाई जाती थी। लेकिन जो आपका आज का जो लेक्चर है, ट्रस्ट मी, मैंने इतने सिंपल लैंग्वेज में इतना इफेक्टिव, इतना फोर्सफुल मैंने नहीं सुना। एंड आई थिंक दिस इज अ लेसन, दिस लेक्चर on YouTube, which will be a great resource, a big asset in terms of teaching resource, not just for medical students and medical practitioners and even commoners, but also for science communicators, जो लोग साइंस के बारे में कम्युनिकेट करते हैं, इतनी सरलता से, इतनी सिंपल लैंग्वेज में, इतने इफेक्टिव तरीके से। I think, Dr. Saab, thank you so much, Dr. Kavde, and I really congratulate you. I have really benefited a great deal. Thank you, sir. Thank you very much. And thank you so much, Dr. Prakash Chheda ji, for asking me to join. I spent these a little more than 2 hours on a Saturday evening. I think आज की शाम इतने अच्छे तरीके से बिताने से अच्छा और कोई आई थिंक अपॉर्चुनिटी नहीं थी। इतना सीखा और एक कॉन्फिडेंस आया कि हमारे समाज में
कमिंग बैक टू आवर सोसाइटी, हमारे समाज में इतने लर्नर, इतने एजुकेटेड, इतने इन्फ्लुएंशियल साइंसदान हैं, क्लिनिकल डॉक्टर्स हैं, they can make a huge difference. This is besides what India is doing in as vaccine Maitri, but clinical resources, scientific minds, scientific input, guidance, conviction. I think I'm really impressed. Thank you so much. With these words, I once again thank all the participants and especially all the three presenters. I'm grateful. धन्यवाद जी, हिज एक्सलेंसी, आपने मेरा काफी काम सरल कर दिया, इतने अच्छी तरह से समराइज किया। जिन लोगों ने इसमें भाग लिया है, जो इंफॉर्मेटिव सेशन हम सबको मिला है, उसकी जितनी सराहना करे उतनी कम है एज ए लेमैन, बट एज ए साइंटिस्ट एंड एज ए डॉक्टर, एज यू राइटली सेड सर, we have taken a lot of lessons and lot of knowledge from this, and we will disseminate it to our students and the other colleagues here. It will go a long way मेरे हिसाब से, केन्या के लिए, अफ्रीका के लिए, और हो सकता है कि ग्लोबल कॉन्टिनेंट के लिए। इस बात से मैं बहुत प्रभावित हुआ कि 60 मिनट के मल्टीप्लाई करने के बाद में भी किसी के मुंह पे सिकन भी नहीं है। हर एक आदमी ने जिस इच्छा से, जिस तन्मयता से इसको सुना है, इसका मतलब ये है वो समझ रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, वो जान रहे हैं कि किस चीज से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हमको किस तरह से लड़नी है। तो इन शब्दों के साथ में फिर एक बार डॉक्टर शशांक, डॉक्टर अनीता जी, डॉक्टर आवड़े जी, इनकी जितनी प्रशंसा करें, जितना इनको थैंक्स दे, उतना मैं कम समझता हूं। और ग्लोबल माहेश्वरी मंच की तरफ से मैं, आप मिस्टर पसारी जी हैं, उनको आमंत्रित करता हूं, वो उसका समर्पण करेंगे। मगर उसके बाद भी विद द परमिशन ऑफ हिज एक्सलेंसी, हम तो आपके लिए कभी भी तैयार है ही, मगर हिज एक्सलेंसी ने ये मुझे विश्वास दिलाया कि इस टीम को हम कभी भी भविष्य में सुनना पसंद करेंगे, और इसको केन्या में ग्लोबल मंच। इन शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पर्सनल लेवल पे। तो पसारी जी, मंच आपका है, आप प्लीज अपना धन्यवाद का सेशन, जो बहुत जरूरी है, औपचारिक है, क्योंकि लोग सब घर के हैं, फिर भी आपने करना है। कृपया आप शुरू करें। जय महेश, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ जी बिल्कुल आ रही है। मुझे धन्यवाद ज्ञापन प्रेषित करने का दायित्व दिया गया है, जो कि एक बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि किसी का रह जाना, किसी का हो जाना, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं सभी को उस हिसाब से मैं इसमें समावेश करूंगा। आज के इस वेबिनार प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशंस फॉर कोविड-19 2x सेकेंड वेव में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का आयोजन विचार मंच समूह का की इकाई, अंतरराष्ट्रीय इकाई ग्लोबल माहेश्वरी मंच विचार मंच द्वारा आयोजित किया गया संयुक्त रूप से, जिसके क्रिएटर हमारे आदरणीय जय किशन जी सारडा साहब काठमांडू नेपाल से हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आज के चीफ गेस्ट, केन्या में भारत के हाई कमिश्नर रेस्पेक्टेड डॉक्टर वीरेंद्र पाल जी का, जिन्होंने अपने व्यस्त समय से
व्यस्त समय में से हमारे लिए इस वेबिनार के लिए, जो कि करीबन 2.5 घंटा चला, 1 घंटे का था लेकिन 2.5 घंटा चला, और उसमें अपना समय निकालकर इस आयोजन की बहुत शोभा बढ़ाई। और आपके समअप कमेंट्स के लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूँ। वेबिनार के विशिष्ट अतिथि हमारे अपने ही आदरणीय रामपाल जी सोनी साहब, जो कि हमारे विचार मंच के संरक्षक है। हमें उनका हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा है, मिलता रहेगा, और मार्गदर्शन हम वो बराबर हमें हम उनके मार्गदर्शन से लाभान्वित होते रहे और होते रहेंगे। इस वेबिनार की संरचना मॉडरेटर डॉक्टर प्रकाश जी हेडा द्वारा की गई है। आपको मैंने जब ये आज आपकी जो संरचना में मैं देख रहा हूँ, आप जाने माने कंसल्टेंट और ऑर्थोपेडिक सर्जन है, और पूरे वेबिनार में आपकी अद्भुत प्रस्तुति के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आपने जिस तरीके से इस पूरे वेबिनार को संचालन किया, हैंडल किया, बड़ा काबिल तारीफ है। प्रमुख वक्ता के बिना तो वेबिनार का अस्तित्व ही नहीं बनता। हम भाग्यवान हैं कि डॉक्टर शशांक हेडा, फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव कोविड RX एक्सचेंज द्वारा बहुत लाभप्रद जानकारी हमें प्रदान की गई, और इनके साथ इनकी टीम के डॉक्टर आनंद कावाड़े, जो कि जाने माने साइंटिस्ट है और डॉक्टर है, एवं डॉक्टर अनीता मैथ्यू, दोनों डॉक्टर्स ने हमें बहुत अच्छी तरह से गाइड किया है, माइन्यूटली गाइड किया है, एक एक चीज पे गाइड किया है कि कैसे हमें इससे बच सकते हैं और क्या हमें प्रिकॉशंस चाहिए, और वैक्सीन के लिए क्यों लगवानी चाहिए, किस लिए लगवानी चाहिए। ये सारी बातें हमें आज के इस सेशन में प्राप्त हुई है और बड़ी नॉलेजेबल है, बहुत वेल गाइडेड। थैंक यू सो मच बोथ डॉक्टर आनंद एंड डॉक्टर अनीता। मुझे विश्वास है कि आज के वेबिनार से हमें कोरोना में हराने का बहुत महत्वपूर्ण हथियार प्राप्त हुआ है। डॉक्टर शशांक हेडा व उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज की ज्वलन समस्या के निवारण पर अपने उद्गारों से हमें लाभान्वित किया है। ये महत्वपूर्ण वेबिनार में आप सभी ने पार्टिसिपेट किया और जानकारियां प्राप्त की। आप सभी आदरणीय सज्जनों एवं मातृशक्ति का बहुत बहुत आभार। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे आदरणीय जय किशन जी सारडा का, जो पिछले 3 हफ्ता से इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए बहुत मेहनत से और इसमें अपने लगे हुए थे, और विचार मंच के समूह का ये अपने विचार मंच समूह का ये हमारा पहला अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार हो पाया। विचार मंच समूह के सभी इकाइयों के एडमिन्स, प्रमुख एडमिन्स, सहयोगी एडमिन्स, इन सब का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वेबिनार के प्रचार प्रसार में अपना अमूल्य योगदान दिया। अंत में आज के वेबिनार के सफल संचालन के लिए जूम द्वारा सफल संचालन के लिए नेपाल के कर्मठ कार्यकर्ताओं, विशेष तौर से गिरिजा जी सारडा का मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार प्रदर्शित करता हूं, और जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में जो सम्मिलित हुए हैं जाने अनजाने में, उन सब का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अब ये समापन प्रार्थना के बाद ये कार्यक्रम समाप्त होगा, इसकी घोषणा करता हूं। जय महेश जी। सारडा जी। हाँ, 1 मिनट में बोलना चाहता था। हाँ जी। मैं हमारे ज्येष्ठ सदस्य के रूप में प्रसादी जी ने जो धन्यवाद दिया है, लेकिन मैं एक बात खास करके हिज एक्सीलेंसी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तो उन्होंने एक बात कही है कि इसका यूट्यूब के अंदर में अगर होता तो ये बहुत अच्छा रहता,
तो मैं जानकारी देना चाहता हूं कि 2.25 घंटे से ये यूट्यूब पे ऑलरेडी चल रहा है। और इस कार्यक्रम को हमारे चेंज विद द चेंज, हमारा एक माहेश्वरी विचार मंच का एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है चेंज विद द चेंज। जब हमने कोरोना के समय में इस कार्यक्रम को शुरू किया तो हमें लगा कि सारा विश्व परिवर्तन हो रहा है, और जब सारा विश्व परिवर्तन हो रहा है तो क्यों ना ये एक यूट्यूब पे कार्यक्रम चालू किया जाए, और जिसका नाम था चेंज विद द चेंज। आज प्रत्येक पक्ष में हम कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट लेकर के उसमें प्रसारित कर रहे हैं। और हिज एक्सीलेंसी को मैं ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम की सूचना लोकसभा के माननीय स्पीकर श्री ओम बिरला तक भी पहुंच चुकी है, क्योंकि मुझे लगा था कि ये कार्यक्रम एक ऐसे रूप में आएगा जो भारत को गौरवान्वित कर रहा है, भारत के मेडिकल साइंस को गौरवान्वित कर रहा है। और आपके माध्यम से मुझे लगता है निश्चित रूप से ये वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आम आदमी तक पहुंचेगा, क्योंकि लोगों के मन में था कि कोविड चला गया, लेकिन जैसे आज हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कोविड गया नहीं है। इस साल सिर्फ मास्क लगा रहे थे और इस साल इंजेक्शन के साथ में हमें आगे बढ़ना है। तो मैं आप लोगों को इस सूचना देते हुए कि आप इस कार्यक्रम को माहेश्वरी विचार मंच के यूट्यूब चैनल में देखें और लोगों को भी कहें कि उसमें जरूर देखें। थैंक यू। योगेशं सच्चिदानंद वसुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।